विजिबल है सबको? ओके। अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा था कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के जस्ट पहले इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, उसमें पहले ये देखे थे कि ब्रिटिश रूल जब आए थे उससे पहले इंडिया इकोनॉमी कैसे कहलाती थी। क्या 3 पॉइंट्स थे, किसी को लर्न है क्या कहलाता था? वो तो ब्रिटिशर्स करते थे ना, इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के रूल के पहले, बिफोर ब्रिटिशर्स रूल, कैसी थी? हाँ, एग्रेरियन, हाँ, प्रॉस्पेरस एंड वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, ये 3 पॉइंट है कि ब्रिटिश रूल के पहले प्रॉस्पेरस थी, एग्रेरियन थी एंड वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ओके। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स रूल का रूल आया था तो क्या क्या उन्होंने किया इंडियन इकोनॉमी के साथ, उसके बारे में पढ़े थे। नाउ जब ब्रिटिशर्स आए तो अभी हम लोग ऐसे ओवरऑल देख रहे थे कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या किया। अब जो है सेक्टर वाइज इसको स्टडी करेंगे कि अलग अलग जो सेक्टर होता है इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर होता है, और क्या होता है, फॉरेन ट्रेड सेक्टर हो गया, डेमोग्राफिक कंडीशन हो गई। तो अलग अलग चीजों में इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया, सेक्टर वाइज स्टडी करने वाले हैं। माइक म्यूट कर लो अपना। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से। एग्रीकल्चर सेक्टर में ध्यान से सुनते जाना क्या क्या है, क्योंकि नोट्स ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसमें से पढ़ा रहे हैं कि लिखा है कि जो ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉलोनियल रूल द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्टरी। ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल रूल के दौरान पे इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं था। इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो ज्यादातर क्या थी, रूरल और एग्रीकल्चरल कैरेक्टर की नेचर की थी। मतलब ज्यादातर लोग या तो रूरल लोग थे, यानी गांव में रहने वाले लोग थे, और उनकी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी काम करने का उनका लिवलीहुड का जरिया था वो क्या होता था, एग्रीकल्चर होता था। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि नियरली 85% पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस एंड वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब ऑलमोस्ट 85% जो थे लोग, टोटल पॉपुलेशन के 85% लोग जो थे वो किस पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थे। वो विलेजेस में रहते थे और वो डिपेंडेंट थे किस पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। ठीक है। उसके बाद लिखा है डिस्पाइट द लार्ज पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर। हम लोग देखें यहाँ पे कि 85% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं और विलेजेस में रहते हैं, उसके बाद भी इकोनॉमी में क्या था, सेल्फ सफिशिएंट नहीं था फूड के लिए। उसके बाद भी कंट्री में उतना खाना, उतना फूड का प्रोडक्शन नहीं हो पाता था कि पूरे पूरे कंट्री की, यानी पूरे इंडिया की नीड फुलफिल हो सके या सबको खाना मिल सके। ठीक है। इतने ज्यादा लोगों के इन्वॉल्व होने के बावजूद एग्रीकल्चर सेक्टर में फिर भी इंडिया में क्या था, सेल्फ सफिशिएंसी नहीं थी फूड को लेके। उनको फूड के लिए अभी भी क्या होता था, पर्याप्त, उन लोग एग्रीकल्चर नहीं कर पाते थे उसके लिए। समझ में आई बात? रिस्पॉन्स करते रहो वरना हमें भी नहीं समझ में आएगा कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है उसका। ठीक है। अब उसके बाद बोल रहे हैं कि ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं, मोस्टली 3 या 4 ही नंबर में पूछता है। ठीक है। लिखा है मेन रीजन फॉर द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या रीजन था, क्या मेन रीजन थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टैग्नेशन था, यानी रुकावट थी, वो क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा था, ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रहा था? इसके मेन रीजंस क्या थे कि क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने लोग इन्वॉल्व होने के बावजूद भी उनका प्रोडक्शन ऐसा नहीं हो पा रहा था कि सेल्फ सफिशिएंट बन पाए फूड के लेके? ऐसे क्या क्या रीजंस थे? तो इसको, इसके मेन 4 रीजंस थे स्टैग्नेशन के। सबसे पहला है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। फर्स्ट रीजन इज लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है पता है किसी को?
कभी सुना है? हाँ, या जमींदारी सिस्टम सुनी है? हाँ, क्या हुआ था, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने जमींदारी सिस्टम की शुरुआत की थी, जमींदारी सिस्टम की। इसमें क्या होता था, जितना भी जो जितना भी एग्रीकल्चर वर्क करके उसमें जितनी भी प्रॉफिट अर्न होती थी, वो एज अ लगान लगान की तरह क्या करना होता था, जमींदार को देना पड़ता था। वैसा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करके जितनी भी प्रॉफिट बनती थी, वो प्रॉफिट को हमें उसका कुछ हिस्सा जो है, उसका कुछ क्या ज्यादातर हिस्सा, ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पोर्शन जो है उसको देना पड़ता था। किसको? जमींदार को। इसे कहते थे जमींदारी सिस्टम या लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर ही जमींदारी सिस्टम आता है। उसमें हम पॉइंट बना के लिखेंगे कि जमींदारी सिस्टम जो थी वो कौन बनाया था। सबसे पहले पॉइंट कि इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम स्टार्ट की थी। फिर बताएंगे कि इसका प्रॉफिट अकॉर्डिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार इन द फॉर्म ऑफ लगान। लगान के फॉर्म में जो भी प्रॉफिट अकर होता था वो किसके पास जाता था? जमींदार के पास जाता था। ठीक है। इस लैंड सेटलमेंट सिस्टम में हमें पॉइंट बनाते टाइम ये याद रखना पड़ेगा कि जो मेन कीवर्ड्स होती हैं, जिनसे पता चलता है कि हाँ तुम्हें आंसर अच्छे से समझ में आया और तुम एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर दे रहे हो, उसके लिए क्या करते हैं, ये ऐसे ऐसे वर्ड्स को यूज करना जरूरी होता है। जैसे ये लिखा है लगान, लगान वर्ड को मेंशन करना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। इस वर्ड को मेंशन करना पड़ेगा। ओके। और उसी तरीके से जमींदारी सिस्टम लिखा हुआ है, जमींदारी सिस्टम। ये सारे वर्ड्स जो हैं इनको हमें लैंड सेटलमेंट सिस्टम में बताना पड़ेगा लिख के। लगान के लिए कोई और वर्ड नहीं चाहिए। अगर लगान देते थे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रॉफिट का, तो उसको लगान के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग फिक्स सम ऑफ लगान वर ऑल्सो फिक्स्ड, फेलिंग विच द जमींदार वुड लूज देयर राइट्स। अच्छा, उन्होंने ये भी रूल बना के रखा था कि जो लगान देने का जो फिक्स्ड लगान है, मतलब इतना रुपए आपको लगान देना ही देना है, भले आपका प्रोडक्शन होए चाहे ना होए, ऐसा फिक्स्ड लगान रख देते थे। और बोलते थे कि इसको डिपॉजिट करने की डेट भी हमेशा फिक्स रहेगी, इतने तारीख तक आपका लगान यहाँ पे आ जाना चाहिए। और अगर नहीं हो पाया, जो फार्मर्स ऐसा नहीं कर पाते थे कि उतने डेट तक अपना लगान दे पाए, तो उनसे उनके जो है राइट्स छीन लिए जाते थे, यानी उनकी जमीन ले ली जाती थी, फिर उनको वहां पे एग्रीकल्चर वर्क करने ही नहीं दिया जाता था। समझ में आया जमींदारी सिस्टम में क्या था? द जमीन ओके, द जमींदार्स एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। और जो जमींदार थे और कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने एग्रीकल्चर के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी काम नहीं किया, अपने तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं किया था। ओके, समझ में आया? लैंड सेटलमेंट सिस्टम एक वन ऑफ द रीजन था, एक पहला रीजन था कि इंडियन की एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट क्यों है। स्टैग्नेंट का मतलब क्या है? रुकी हुई क्यों है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट है क्या कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बोल रहा है। सेकेंड पॉइंट है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा। देखो, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का ये मतलब होता है कि प्रोडक्शन करना क्रॉप्स का फॉर सेल इन द मार्केट rather देन फॉर सेल्फ कंजप्शन, है ना। कमर्शियलाइजेशन का ये मतलब होता है सबसे पहले कि बेचना, किसी चीज का ट्रेडिंग करना, बाई या सेल करने वाली बात होती है। कमर्शियल पर्पस से यानी कि खुद के कंज्यूम करने के लिए नहीं, बल्कि उसको मार्केट में बेचने के लिए। तो उन्होंने एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन किया था। किसका? एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन किया था। इसका मतलब है कि ऐसे क्रॉप्स वो ग्रो करवाते थे यहाँ के फार्मर्स से, जो जिसको उनको वो मार्केट में बेच सके।
और ऐसे नहीं उगवाते थे जिनको वो सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज कर सके। सिर्फ उन्हीं क्रॉप्स को ग्रो करने की परमिशन थी फार्मर्स को जो कमर्शियल पर्पस से यूज हो सके। समझ में आई बात? ऐसे क्रॉप्स होते हैं ना जिनको कमर्शियल पर्पस से ग्रो किया जाता है, उन क्रॉप्स को हम बोलते हैं क्या? कैश क्रॉप। कैश क्रॉप। समझ में आई बात? ऐसे क्रॉप्स जिनको कमर्शियल पर्पस से यानी कि मार्केट में सेल करने के लिए ग्रो किया जाता है, उन्हें बोलते हैं कैश क्रॉप्स। कुछ कैश क्रॉप के एग्जांपल कोई दे सकता है? हम्म। कैश क्रॉप का कोई एग्जांपल दे सकता है? नहीं दे सकता। क्या? कॉटन। बिल्कुल। हाँ, कॉटन सही है। और? हाँ। और? और? हाँ, टी कॉफी हो गया, ये सारे क्या हो गए? कैश क्रॉप। और क्या हो सकता है? स्पाइसेस। राइस। नहीं, राइस नहीं, राइस तुम खा नहीं सकते हो क्या? शुगर केन भी कह सकते हैं, बिल्कुल। हाँ। हाँ, कॉटन हो गया, कॉफी हो गई। तो हाँ, ऐसे जो क्रॉप्स होते थे जिन्हें हम कमर्शियल पर्पस से यूज करते थे, उनको कैश क्रॉप्स कहते हैं। और कैश क्रॉप्स को ग्रोथ उन्होंने क्या किया था? प्रोड्यूसर्स को बोलते थे, फार्मर्स को बोलते थे कि कैश क्रॉप उगाओ, ना कि सेल्फ कंजप्शन क्रॉप। ठीक है? तो इसमें देख, और जो खुद के कंजप्शन के लिए क्रॉप्स होता है उन्हें फूड क्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स जो होते हैं जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, ये सारी चीजें हो गई, क्या हो गई? फूड क्रॉप्स हो गई, क्योंकि उन्हें तुम ग्रो करके अपने घर पे खाने के लिए भी रख सकते हैं। ठीक है? इसमें क्या लिखा हुआ है कि फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइसेस फॉर प्रोवाइडिंग कैश क्रॉप, दीज वर यूज एज रॉ मटेरियल इन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि फार्मर्स को हायर प्राइसेस दिए जाते थे, ज्यादा पैसा दिया जाता था कि आप कैश क्रॉप्स को ग्रो करिए फॉर, एक सेकेंड, हाँ, फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स, दीज वर यूज एज, और ब्रिटिशर्स इसको एज अ रॉ मटेरियल फिर यूज करते थे, है ना? इस वाले कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में ये वाला कैश क्रॉप जो वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना जरूर से है। अगर हम कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में कैश क्रॉप वर्ड मेंशन नहीं करते हैं, लिख के नहीं दिखाते हैं, तो आंसर पूरा कंप्लीट नहीं कहलाएगा। कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन्हें हमें जरूर से लिख के मेंशन करना ही करना है। ठीक है? फिर बोल रहा है कि दिस वेंट सो फार एज टू मेक मेनी पीजेंट परचेज देयर फूड रिक्वायरमेंट फ्रॉम शॉप्स इन टाउन। और इतना ज्यादा ये होने लगा था कि कैश क्रॉप का ही प्रोडक्शन होने लगा था कि जो पीजेंट्स थे उनको अपना फूड रिक्वायरमेंट के लिए जाके टाउन्स में जाना पड़ता था, दुकानों में जा जाके सामान खरीदना पड़ता था खुद के कंज्यूम करने के लिए, खुद के खाने के लिए। यानी फूड क्रॉप्स तो बिल्कुल भी ग्रो हो ही नहीं रहा था। इसके लिए उनको जो है पैसे दे के शहरों में जाके दुकानों से सामान खरीदना पड़ता था खाने के लिए। ठीक है? और क्या है, एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें कि दिस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीक्वेंट फेमाइन्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश डेज। और ये इस वजह से भी क्या हो गया था? फेमाइन्स मतलब, फेमाइन्स मतलब, फेमाइन मीन्स, सो गए हैं क्या सब लोग? हाँ, भूखमरी कह सकते हैं। क्योंकि कैश क्रॉप्स ही ज्यादातर ग्रो हो रहा था और फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत ही कम हो गया था, जिसकी वजह से फूड की कमी हो गई थी। तो उन दिनों में क्या हो गया था कि फेमाइन की कंडीशन बहुत फ्रीक्वेंटली, फेमाइन आने लगा था, भुखमरी की कंडीशन बहुत जल्दी जल्दी होती थी, ऐसा हो जाता था। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर समझ में आया?
ये पॉइंट है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और उसको बताएंगे इसका मतलब क्या होता है, फिर उसके अंदर उसके इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं उनको लिख के ऐसे हम बताएंगे कि ये है, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, कि हायर प्राइसेस पे कैश क्रॉप को बेचा जाता था। उसके बाद जो टाउन्स, जो पीजेंट्स होते थे यानी जो फार्मर्स होते थे, उनको टाउन में जाके शॉप पे से खरीदना पड़ता था अपने फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और इसकी वजह से क्योंकि ज्यादातर क्रैश क्रॉप्स ग्रो होते थे, तो फ्रीक्वेंटली फ्रामाइन की कंडीशन जनरेट हो जाती थी कंट्री में। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है स्टैग्नेशन का रीजन, कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी की लेवल बहुत ही लो था। प्रोडक्टिविटी करने से क्या मतलब है, प्रोडक्शन करना ना, कोई भी चीज प्रोड्यूस करने से। और यहाँ पे ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे, और हम लोग पढ़ भी रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टैग्नेशन क्यों था। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन लो क्यों था। तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, लो लेवल ऑफ technology, lack of irrigation facilities, and negligible use of fertilizers result in the low level of productivity. पहली चीज की टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी यहाँ पे। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स लाने नहीं दिए थे, उन लोग ने कोई हेल्प भी नहीं की थी, क्योंकि अभी हम लोग पीछे भी पढ़े कि उन्होंने कोई भी एफर्ट नहीं डाला था एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी यहाँ पे, है ना। पानी की अच्छी जो है व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद है नेलिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते भी नहीं थे कि ये होता क्या है। तो फर्टिलाइजर्स का यूज बिल्कुल ना के बराबर ही होता था। तो इस वजह से क्या था कि प्रोडक्टिविटी की लेवल बहुत ही कम थी। और ब्रिटिशर्स स्पेंड वेरी लिटिल ऑन एग्रीकल्चर, टेक्निकल एंड मास एजुकेशन। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत ही कम पैसा या बहुत ही कम एफर्ट भी डाला और पैसा खर्चा किया किस चीज पे, टेक्निकल और मास एजुकेशन पे। एग्रीकल्चर वर्क से रिलेटेड जो भी टेक्निकल चीजें होती थी या लोगों को नॉलेज देना कि कैसे प्रोडक्शन और अच्छा इंप्रूव किया जा सकता है, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स यूज किए जा सकते हैं अपने प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, ऐसी चीजें उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की थी। कोई भी हेल्प नहीं की थी यहाँ के फार्मर्स के लिए। और करना भी उन्हीं को था, क्योंकि क्या था कि वो पूरे कंट्री पे कंट्रोल कर रहे थे, उनकी ही पावर चल रही थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये क्या था पॉइंट नंबर 3। फोर्थ रीजन है स्टैग्नेशन का, कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। फोर्थ रीजन है क्या एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन का, कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन जो हुआ था यानी कि इंडिया का जो डिवीजन हुआ था, उसकी वजह से बहुत बुरा असर पड़ा था कंट्री के ऊपर, है ना। इंडिया का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था उसमें बहुत पार्टीशन की वजह से, जब इंडिपेंडेंट के टाइम पे पार्टीशन हुआ था, क्या हुआ था कि अ साइजेबल पोर्शन ऑफ अनडिवाइडेड कंट्रीज हाईली इरिगेटेड एंड फर्टाइल एंड वेंट टू पाकिस्तान। एक काफी बड़े मात्रा में बहुत साइजेबल पोर्शन जो था, वो क्या हुआ था, इंडिया का जो हाईली इरिगेटेड और फर्टाइल लैंड है वो पाकिस्तान के पास चला गया था पार्टीशन के टाइम। जो लैंड पाकिस्तान में, वो इंडिया की काफी हाईली इरिगेटेड, इरिगेटेड मतलब वहाँ पे पानी की अच्छी फैसिलिटी मिलती थी इरिगेशन के लिए, और फर्टाइल लैंड थी वहाँ पे, वो डिवीजन के टाइम पे पाकिस्तान के पास चली गई थी। तो उसकी वजह से भी कंट्री की एग्रीकल्चर वर्क में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था। ठीक है, और लिखा है सेकेंड पॉइंट की ऑलमोस्ट द होल जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकम पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ऑलमोस्ट द होल मतलब लगभग पूरा का पूरा जो भी जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था ना, जहाँ पे जूट का प्रोडक्शन होता था, वो ईस्ट पाकिस्तान में चला गया था। ईस्ट पाकिस्तान को अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, पहले उसे ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। ठीक है, बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान भी बोला जाता था, वो पाकिस्तान का ही एक पार्ट हुआ करता था, फिर वो बाद में बांग्लादेश बन गया, अलग हो गया। तो बोल रहे हैं कि जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो थी वो बांग्लादेश में, जो वो पूरा पूरा उधर चला गया, इंडिया से हट गया था, इंडिया के पास से चला गया था। और इस वाले में ये जो जूट प्रोड्यूसिंग वाला है ना, कि कौन सा पार्ट जो है बांग्लादेश में सबसे ज्यादा इंडिया का चला गया था, और उसमें किस चीज का प्रोडक्शन होता था, तो जूट वर्ड ये है, ये एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन यहाँ पे।
तो मैं एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है कि जूट वाला पोर्शन जो था वो ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश में चला गया था। क्लियर हुआ? हाँ, ये वाली पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें मार्क दिए। और अपने नोट्स में भी ऐसे ही मार्क करते रहना, सो डैट जब रिवीजन करते जाए तो हमें पता रहे कि इसमें क्या क्या कीवर्ड है, क्या क्या मेन पॉइंट है जो हमें लर्न होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है बुक में तुम्हारे 4 पॉइंट ही लिखा हुआ है, लेकिन अगर एक और पॉइंट देख लेते हैं, फिफ्थ वाला, कि मान लो अगर हमें इनमें से कोई चार में से एक नहीं याद आ रहा है तो क्या लिख सकते हैं। स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट करके एक पॉइंट होता है, स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस इसको लिखे रहो इसलिए ताकि हमें याद रहे कि अगर हमें कोई और पॉइंट नहीं आ रहा है, या मान लो ये क्वेश्चन जो है और ज्यादा नंबर का आया है, तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं। स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने किसी भी तरीके का, पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि एफर्ट नहीं लगाया था, इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया था, किसी भी तरीके का निवेश नहीं किया, पैसा नहीं लगाया, जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है और इम्प्रूव हो सके, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए क्या होता है कि प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी होनी चाहिए, टेरेस फार्मिंग के लिए होना चाहिए जगह, है ना। फ्लड कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट होना चाहिए, जिससे कि बार बार अगर फ्लड आ रहा है कोई ऐसी एरिया है तो कुछ वहां पे डैम वगैरह बना सके कि फ्लड ना आ पाए, है ना। तो ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट ब्रिटिशर्स के द्वारा नहीं की गई थी जिससे जो है और इम्प्रूव किया जा सके एग्रीकल्चर सेक्टर को इंडिया के अंदर। टेरेस फार्मिंग पता है क्या होता है? हम्म, क्या होता है? हाँ 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 हाँ, स्टेप फार्मिंग भी बोलते हैं इसको, ऐसे ऐसे स्टेप बनाया जाता है ना। मत स्टेप की तरह होता है और उसमें कल्टीवेशन इसमें फार्मिंग की जाती है, तो उसे भी कहते हैं टेरेस फार्मिंग। ठीक है, तो ये इमरजेंसी पॉइंट की तरह है कि इन्वेस्टमेंट में भी स्कैरसिटी थी, और हम लोग ये पीछे से ही मिला के बना के लिख सकते हैं इसको कि क्या होगा इसमें। समझ में आई बात? हाँ, ये क्या था, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इंडिया में क्या क्या करके गए थे, क्या क्या उसकी बर्बादी करके गए थे, वो उन चीजों के बारे में था। ओके, अच्छा। अभी जो है कल हम लोग पढ़ेंगे फिर दूसरे सेक्टर के बारे में कि अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में ब्रिटिशर्स ने क्या किया इंडिया में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के पहले दूसरे सेक्टर की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इससे पहले एक क्वेश्चन नोट करो होमवर्क के लिए सारे लोग। व्हाट इज शेयर क्रॉपिंग? व्हाट इज शेयर क्रॉपिंग? हो गया? अब इसका आंसर लिख के, ये वाला जो पॉइंट पढ़े हैं हम लोग आज, एग्रीकल्चर सेक्टर, इसको कंप्लीट करने के बाद इस क्वेश्चन को लिख के इसका आंसर चाहिए मैं सबसे, पढ़ के आना क्या होता है शेयर क्रॉपिंग। हाँ, होमवर्क है, होमवर्क है। और जो मॉर्निंग में पढ़े थे उसके नोट्स भी जो हैं इसमें ऐप में भी डल गए हैं, और हमने फोटो भी सेंड किया था। ठीक है, अभी वाला भी जो है डल गया जो जाएगा, और रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होगी। क्लियर? किसी को बुक की फोटो अगर चाहिए रहेगी, जिनके पास बुक नहीं है बुक से पढ़ने के लिए, तो वो हमें बता देंगे। मुझे चाहिए ऐसे याद नहीं रहेगा, मेरे पास मैसेज करना, हम सेंड कर देंगे। ठीक है, ओके ओके, क्लास ओवर करते हैं।